नमस्कार। जीवन दर्शन में आप सबों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रकाश लाल आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक नई वीडियो लेकर के हम आए हैं और पिछली वीडियो में एनक्यूटी से रिलेटेड कुछ बातें हमने की और हमारा प्रयास रहेगा कि कुछ नई जानकारियां आप तक पहुंचाएं। जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगा ओलंपिक के खेल से सराबोर होंगे आप, और मुझे उम्मीद है कि कुछ नए मेडल्स हमें मिले भारत को। अब तक हमारी हॉकी टीम ने, शूटिंग टीम ने हमें कुछ पदक दिलाए हैं और पदक तालिका में कुछ इज़्ज़त बचाने लायक परिस्थिति तो है और बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। इस बार फिर वही लग रहा है कि जैसा विगत वर्षों में हुआ है, भारत का लगभग वही हाल है जो हमने देखा है इतिहास में। क्यों व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं? 150 करोड़ के लोगों का ये देश भारत क्यों परिस्थितियों से सामना नहीं कर पा रहा है? रिजल्ट्स यानी कि अच्छे रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे? कहीं मैंने सुना था कि गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, और मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। अच्छे गुरुओं की कमी हो रही है या अच्छे चेलों की कमी है, या दोस्त अच्छे आसपास नहीं मिल पा रहे हैं? अपने आप में यह आत्ममंथन का विषय है, चर्चा का विषय तो रहा ही है। इन सभी चर्चाओं के बीच कुछ बहुत ही ज्वलंत मुद्दे मैं लेकर के आया हूँ आपके पास। देखिए, खेल तो भारत में आज भी दोयम दर्जे का है। बच्चे आज भी बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, ग्रुप डी की तैयारियों में व्यस्त हैं। भले ही बांग्लादेश में आग लग जाए, भले ही पानी में डूब के मरे बच्चे दिल्ली में, मगर आपको कुछ ऐसे सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर मिलेंगे जो यही समझाएंगे कि प्रोटेस्ट करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप तैयारी करें। और बहुत बुरी बात है, मैंने एक जगह 8वीं या 9वीं में पढ़ा था कि शिक्षे तेरा नाश हो अगर नौकरी हित ही तू बनी। तो नौकरी के लिए अगर आप शिक्षा प्राप्त करना चाह रहे हैं तो विश्वास रखिए, एक अच्छे नागरिक तो आप नहीं बन पाएंगे। फिर भी कहीं ना कहीं एक कसक मन में रह जाती है। बांग्लादेश का मुद्दा हम उठाएंगे, छोटी मोटी बातें करेंगे। ओलंपिक्स से रिलेटेड तो आपको अपडेट्स मिल ही रहे होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि एक पूरी सीरीज़ ओलंपिक्स ख़त्म होने के बाद आपको दूं, जिससे कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ सकें। और मैं स्टार्ट करना चाहता हूं एक बिल से, लोकसभा में जो कि टेबल हुआ और राज्यसभा भी से भी शायद पास हो गया है, मुझे देखना पड़ेगा। तो हमारे सदन की जो कार्यवाही हो रही है वो कितनी लोकतांत्रिक और संवैधानिक है, उसके लिए भी आपको थोड़ा देखना होगा कि हमारे जो भी इलेक्टेड एमपीज़ और एमएलएज़ हमने जो भेजे हैं वो किस तरह व्यवहार कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बिल्कुल नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि इतना समय तो है नहीं। और इंस्टाग्राम रील्स और टिकटॉक वगैरह के इस ज़माने में, टिकटॉक तो चलिए बैन हो गया है, बट उसकी जगह रील्स ने ले ली है। तो 20-30 सेकंड की वीडियो की आदत आपको भी पड़ गई होगी, और विश्वास रखिए बहुत मुश्किल है 10-20 सेकंड में अपनी बात कहना, क्योंकि उसके लिए फिर वही बात है कि आपको मीम्स बनाने होंगे और बहुत से ऐसे कार्य करने होंगे जो कि एक अलग क्षेत्र में व्यावहारिक है। मैं जिस क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता रखता हूँ या प्रयास करता हूँ एक अच्छा विद्यार्थी बनने की, उस क्षेत्र में 25-30 मिनट, आधा घंटे से कम में कोई बात नहीं रखी जा सकती। तो आज का विषय बिल पर होगा, छोटा सा। द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024, ये टेबल किया गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस बिल को नहीं पढ़ा होगा। और जैसा मैं अपने विगत वीडियो में कहता आ रहा हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अच्छी ना लगे तो ना करें लाइक, ना सब्सक्राइब करें, शेयर करें ना करें, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आत्मसात करें, चीज़ों को जानने की कोशिश करें। और ये जो बिल जिसकी मैं चर्चा भी करने जा रहा हूँ बहुत संक्षिप्त में, वो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024 है। परीक्षाएं आप देते हैं, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, नीट का हुआ,
बीपीएससी के हालात आपको पता ही हैं। यूपीएससी पे थोड़ी बड़ी इज़्ज़त थी, और जिस तरह के न्यूज़ अभी आ रहे हैं और जो ये आईएएस आईपीएस का आडंबर आप देख रहे हैं यूट्यूब में, जो ये सब राजा बन के घूमते फिर रहे हैं तो क्या कहा जा सकता है भाई। जो टैक्स की मनी हमारे जैसे कुछ 8-5 करोड़ लोग भारत में खट के 25-30% वाले स्लैब में मर रहे हैं, या 5% जो भी आप दे रहे हैं उसका किस तरह इस्तेमाल किया जाता है अधिकारियों के द्वारा, ये तो अब जग जाहिर हो ही रहा है। पहले भी था, कोई नई बात तो है नहीं, पहले भी था। हमारे एमपीज़ और एमएलएज़ कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं इसको जानते रहना ज़रूरी है, और इसको जानने के लिए आप बिल्स को जानिए। तो जो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024 है, ये ख़ास कर बनाया गया है किसी भी परीक्षा में अगर आप माल प्रैक्टिस करते हैं, कदाचार करते हैं, यानी कि क्वेश्चन पेपर लीक किया जाता है, तो उसके लिए ये 5 फरवरी को लोकसभा में टेबल किया गया था, जिसके कुछ खास चीज़ें हैं कि जो भी पब्लिक एग्जामिनेशन होता है, जैसे कि पब्लिक यूपीएससी, पब्लिक एग्ज़ाम यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, एनटीए, आईबीपीएस और डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसेज हैं जो रिक्रूटमेंट करते हैं, अगर यहाँ इनके द्वारा ये ऑफेंस करते हुए पाया जाता है कि मान लीजिए किसी सेंटर पर या किसी अधिकारी के द्वारा या किसी भी मिली भगत के वजह से अनऑथोराइज एक्सेस दिया जाए, क्वेश्चन पेपर लीक किया जाए, या किसी कैंडिडेट को एग्ज़ाम के दौरान या एग्ज़ाम के पहले या एग्ज़ाम के बाद हेल्प किया जाए, या टेम्परिंग किया जाए कंप्यूटर नेटवर्क के साथ या फिर कंप्यूटर एग्ज़ामिनेशन के साथ, और फेक एग्ज़ामिनेशन लिया जाए, फेक एडमिट कार्ड वगैरह भेजा जाए, इस तरह का काम अगर किया जाता है तो इनके लिए जो है प्रावधान है सज़ा का। सज़ा भी बड़ी खौफनाक है, जैसा इसमें दिया गया है कि 3 से 5 साल की आपको सज़ा हो सकती है और करीब करीब 10 लाख रुपए जुर्माना। यानी क्वेश्चन पेपर आप लीक करवाइए, जो कि अब तो अरबों खरबों का खेल रहा, बहुत आसान हो ही गया, तो उस खरबों के खेल और नेक्सस के बीच किसी नए व्यक्ति को लाइए और 10 साल की सज़ा हो सकती है उनको, और 3 से 5 साल जो है माफ़ कीजिएगा, 3 से 5 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए जुर्माना। हाँ, ऑर्गेनाइज क्राइम अगर होता है, ये अगर ये किसी बहुत बड़े सिंडिकेट की तहत चलाया जाता है, ये पाया जाए, तो आदरणीय लोकसभा और राज्यसभा के हमारे माननीय सदस्यों के द्वारा जो ये विज्ञप्ति बनाई गई है, इसके द्वारा, इस बिल के द्वारा माफ़ करें तो 10 साल की सज़ा ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए और 1 करोड़ रुपए का फ़ाइन निर्धारित किया गया है। और इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की बात जहाँ तक है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थानेदार को तो नहीं रखा जा सकता, आप जानते ही हैं, है ना। दुनिया का सबसे खौफनाक प्राणी भारत में थानेदार होता है, जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। इसीलिए हमारे बुज़ुर्ग कहा भी करते थे कि भाई गवर्नमेंट डॉक्टर और थानेदार, इन दो से कभी मत भिड़िएगा, आप ज़िंदगी ख़राब कर देंगे आपकी। और अगर कोई भी केस ख़राब करना है तो आप चलिए, मैं इस पर कभी बाद में चर्चा करूँगा। तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो हैं होंगे, वो होंगे डीएसपी या एसीपी। डीएसपी रैंक के कोई अधिकारी या एसीपी रैंक के कोई अधिकारी ही एक इंक्वायरी ऑफिसर होंगे। और अगर उसके बावजूद भी अगर लगे कि माननीय कोर्ट को अगर लगे कि भाई बात बन नहीं रही है, तो किसी भी सेंट्रल एजेंसी के द्वारा केस को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सेंट्रल एजेंसी मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि जिसमें कि आप बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, उनको दिया जा सकता है। अच्छा, इंक्वायरी जो होगी, ये सारे के सारे जो हैं ऑल ऑफेंसेस अंडर द बिल विल बी कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। नॉन बेलेबल, देखिए अगर आप लोग लॉ वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे तो नॉन बेलेबल जानते ही होंगे, बेलेबल और नॉन बेलेबल। नहीं भी जानते हैं तो बस मैं आपको बहुत संक्षेप में बता दूं कि बेलेबल मतलब होता है ज़मानती। कोई भी ऐसा क्राइम आप करते हैं जिसमें आपको ज़मानत मिल जाए तो वो फिर बेलेबल ऑफेंस होता है। मतलब आपको पुलिस आने से पहले ही ज़मानत मिल जाएगी, आदरणीय कोर्ट के द्वारा आप जाके ले सकते हैं। कुछ ऐसे केसेस में जो क्रिमिनल होता है वो बहुत आसानी से छूट जाता है, क्योंकि आपको पता है दुनिया के सबसे जानकार व्यक्ति तो वकील ही होते हैं। आपको पता ही है कि क्या क्या किया हमारे वकीलों ने दुनिया का। आप देख लीजिएगा, जब भी आप इतिहास चेंज होता है तो आप देखिएगा वकील ही उसको चेंज करने में आगे होता है। या तो वकील होगा या कोई बुद्धिजीवी होगा, है ना, इकोनॉमिस्ट टाइप, जो पैसों का लेखा देखा जानता हो। और
बेलेबल जो ऑफेंस होता है उसमें ज़मानत हो जाती है, नॉन बेलेबल ऑफेंस में आपको ज़मानत नहीं होती है। इसको गैर ज़मानती जो है प्रक्रिया कहते हैं। तो ध्यान रखें कि बेलेबल नॉन बेलेबल क्या होता है, छोटी सी बात है ये। और जैसा कि मैंने बताया कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है भारत सरकार के द्वारा, और मैं बधाई देना चाहता हूँ भारत सरकार को इस बिल के लिए। आप लोग जाएं और उचित माध्यम से बिल को पढ़ें। मैं बहुत ज़्यादा स्क्रीनशॉट शेयर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे पास अभी पूरी कॉपी तो बिल की अवेलेबल नहीं है, पर जैसे भी आती है आप भी विभिन्न स्रोतों से इसे पढ़ सकते हैं। मैं बहुत जल्दी जल्दी आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि बांग्लादेश में जो भी प्रक्रियाएं हो रही हैं आप जान भी रहे होंगे। अगर आप याददाश्त थोड़ी सी आपकी कमज़ोर हो तो मैं याद दिला दूँ कि जी कृष्णैया नाम के आदरणीय आईएएस थे हमारे, मुजफ्फरपुर में उनका जो है इंतकाल हुआ था, हत्या की गई थी, निर्मम और निशंस हत्या उनकी की गई थी। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे लालू जी के डिस्ट्रिक्ट से, गोपालगंज से, और उनको मारने वाले आनंद मोहन, लवली आनंद, विजय कुमार मुन्ना शुक्ला उनका नाम था, अखलाक अहमद, अरुण कुमार, ये अच्छा ये सारे लोग एमपी एमएलए हैं। ये लोग एमपी एमएलए हैं और इन्होंने खुलेआम मरवा दिया इनको, या मार दिया, जो भी कहिए, जेल हुआ। और हमारी परम आदरणीय बिहार सरकार ने श्री आनंद मोहन को आज़ाद भी करा दिया। अभी आज़ाद घूम रहे होंगे कहीं और बहुत अच्छा ज्ञान भी बांट रहे होंगे। आप लोगों को याद तो होगा नहीं, कोई बात नहीं। तो इतिहास पढ़ना इसीलिए आवश्यक है कि आप याद रखें कि कुछ घटनाएं आपके साथ दोबारा हो सकती हैं। तो इतिहास को बार बार याद दिलाते रहना ज़रूरी होता है। और बांग्लादेश की जहाँ तक बात हो तो आपको पता ही है कि वहाँ पर शेख हसीना जा चुकी हैं, और मोहम्मद यूनिस जो कि एक अर्थशास्त्री हैं और बहुत ज़्यादा राजनीति में वो इन्वॉल्व भी रहे हैं अपने कुछ कारस्तानियों की वजह से। इस पर टिप्पणी करना तो उचित नहीं है, पर अब वो प्रधानमंत्री होंगे शायद बांग्लादेश के। और मुझे उम्मीद है कि जितने भी अल्पसंख्यक हिंदू भाई हैं हमारे, उनके साथ अच्छा बर्ताव होगा, और जो बुरा बर्ताव उनके साथ तो हो रहा है, और बंगाल की जितनी जनता आंख बंद करके देख रही है, कोई जवाब नहीं दे रही है, उसका कभी ना कभी फल तो चुकाना ही पड़ेगा। ठीक है, आज उनके साथ हो रहा है, कल शायद हो सकता है हमारे साथ भी हो। खैर बंगाल की हालत तो आपको पता ही है, होता ही रहता है। यहाँ तो मतलब कभी भी आपको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा बिना किसी वारंट के, और बेलेबल नॉन बेलेबल का ऑफेंस का बात ही नहीं आता। खैर, तो मेरी उम्मीद है कि आदरणीय यूनिस साहब ध्यान रखेंगे हमारी माइनॉरिटीज़ का, और जो भी डरे हुए हैं बंगाल में ये सोच के कि कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, आप विश्वास रखें, भारत सरकार और भारत की सुरक्षा बल बहुत बेहद मजबूत है। सीआरपीएफ का हमारा 2 से 4 जवान जो है ना, वो हमेशा 1000-2000 पर भारी ही पड़ेगा, तो हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि CAA नाम का एक बिल आया था जो कि शायद आप भूल गए होंगे, वो क्यों बहुत आवश्यक है ये भी जानना ज़रूरी है कि किस लिए CAA आवश्यक था, है और शायद रहेगा। हमारे प्रिय गांधी जी ने एक वादा किया था हमारे उन भाई बहनों से जो किसी गलती से सीमा के उस तरफ चले गए थे, कि उन्हें वापस हम घर देंगे, रेफ्यूजी उन्हें प्रोवाइड की जाएगी। और 70-75 साल बीतने के बाद भी हालात क्या हैं आप देख रहे हैं। जब तक मेरा ये वीडियो आएगा शायद 15 अगस्त आने वाला होगा, हम स्वतंत्रता दिवस का समारोह मनाएंगे, लेकिन क्या स्वतंत्रता दे पाए हैं हम, और कर क्या रहे हैं इसके लिए, ये अपने आप में एक विचारोत्तेजक विषय है। उसके लिए आप पढ़ें, अपनी आवाज़ उचित माध्यम से उठाने का प्रयास करें। CA के बारे में मैंने जैसा कहा, आप जाकर के पढ़ें, अच्छे रेफरेंस से पढ़ें। मैं भी कोशिश करूँगा कि अच्छा कंटेंट आपको अवेलेबल कराऊँ। कांवड़ यात्रा भी हो रही है, सावन का महीना है, और बाबा धलेश्वर, बाबा वैद्यनाथ को हम दूध अर्पित करते हैं। जितने भी मित्र मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आपको मैं बता दूं कि हम बहुत ध्यान से, मनन से शिव की आराधना करते हैं। शिव जो हैं वो अपने कंठ में जहर लिए हुए हैं। दूध जो है, आयुर्वेद कहता है कि एक सावन के महीने में दूध पीने लायक नहीं रह जाता, इसीलिए हम वो दूध अर्पित करते हैं
शिव को, ताकि उसका जो जहर है या उसमें जो अपच की मात्राएं हैं वो कम हो जाए। ऐसी ऐसी लोगों की सोच है, शायद आयुर्वेद भी ऐसा कहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप गरीब को या भिखारी को दान दे दीजिए, कोई फ़ायदा होगा नहीं। सावन में दूध, साग, सब्जी, मांस मछली से थोड़ा दूर रहना बेहतर होता है। और ये जो भोंडा प्रदर्शन हो रहा है डीजे लगा के, कपड़े पहन के, जिसमें आप दुनिया को दिखा रहे हैं कि कितने बड़े आप शिव भक्त हैं, विश्वास कीजिए कहीं से शिव जी खुश नहीं होंगे। और जो अन्य लोग बैठे हैं हुड़दंगी अराजक तत्व, वो आपको देख कर ही कुछ नया सीखेंगे। जब अराजकता छाती है तो मनुष्य का जीवन नागरिक संवेदनाओं से दूर चला जाता है, और आप उन्हीं अराजक तत्वों का हिस्सा बन रहे हैं। मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो डीजे के भोंडे गानों पर नृत्य करते हुए, लोगों को परेशान करते हुए, नॉइज़ पोल्यूशन फैलाते हुए पूरी व्यवस्था को ख़राब कर रहे हैं। शिव के नाम पर मत करें आप ऐसा। शिव की आराधना करनी है, चुपचाप से जाइए, हाथ जोड़ करके अर्घ दीजिए और वापस आइए। और जो भी नियरेस्ट प्लेस है वहाँ भी अर्घ दे सकते हैं आप। बैद्यनाथ धाम आपको जाना है, आप जाइए, पैदल जाइए, ट्रेन, कार, ये सब का इस्तेमाल मत कीजिए आप। वो पिकनिक स्पॉट मत बनाइए उसको, जो अब बन ही चुका है। चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे वो वैष्णो देवी हो, चाहे वो बैद्यनाथ धाम हो, सब पिकनिक स्पॉट बन चुके हैं। ठीक है, आराधना स्थल के नाम पर आप हिंदू धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं, और इसका अन्य धर्मावलंबी अवलोकन कर रहे हैं, और वो भी अपने धर्म को ख़राब कर रहे हैं। धर्म को मजाक बना के रख दिया आप लोगों ने। बंद कीजिए, और बंद नहीं कर सकते थोड़ा कम कीजिए, आत्मावलोकन करिए आप। ओलंपिक्स पर आते हैं। हॉकी में हमने मेडल पाया, शूटिंग में पाया, और बहुत ही वाहियात प्रदर्शन चल रहा है भारत का। हमारी इमोशनल पॉलिटिक्स जो है वो भी पीक पर है। विनिशा फोगट 100 ग्राम की वजह से गोल्ड मेडल चूक गई शायद। हमारी संवेदनाएं हैं उनके साथ। हमारी हॉकी टीम सेमीफाइनल में हारी, बहुत ज़बरदस्त खेला उन्होंने जर्मनी के साथ। चर्चाएं उनकी भी हो रही हैं, लेकिन उतनी नहीं हो रही हैं। क्यों? क्योंकि हॉकी तो आपको जानना नहीं है। पूरा का पूरा उड़ीसा हॉकी के प्रबंधन में पिछले 25-30 साल से लगा है। मैं उड़ीसा से पढ़ा हूँ, मैंने देखा है कि कैसे वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया, और झारखंड के कोने गांवों से बच्चे वहाँ गए। इवन आप आर्चरी वगैरह में भी देखिएगा तो जमशेदपुर में जो काम होता है आर्चरी में, ओलंपिक्स में, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और आपको कभी वैसे न्यूज़ सुनने को भी नहीं मिलेंगे। मुझे मौका मिला तो आपको मैं JRD कॉम्प्लेक्स दिखाऊंगा अपने अगले आने वाले वीडियो में। सरायकेला खरसावां, गोविंदपुर, जमशेदपुर के कुछ सुदूर उत्तर पूर्वी क्षेत्र जहाँ पर जंगलों से आपको इतने अच्छे टैलेंट आते हैं, उनकी कहानियाँ मैं कोशिश करूँगा कभी दिखाऊँ। और मेडल्स आए या नहीं आए वो तो बात है, अलग बात है, पर जितना खर्च हमारा देश हरियाणा में करता है उतना खर्च तो शायद और किसी भी राज्य को नहीं होता है। बिहार का बच्चा पैदा होता है IAS बनने के लिए, हरियाणा का बच्चा पैदा होता है मेडल लेने के लिए। और एक एकाधिकार है हरियाणा और पंजाब का, और हम बड़े खुशनसीब हैं कि इतने कद्दावर खिलाड़ी हरियाणा से आते हैं। मैं वंदन करता हूं अपने खिलाड़ियों का। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जितने पैसे हरियाणा को और पंजाब को मिल रहे हैं सुविधाएं, क्योंकि खाना पीना अच्छा वहाँ मिलता ही है, देखिए थोड़ा पैसा बिहार, झारखंड और बाकी जो देश के राज्य हैं उनको भी मिले, उनके बच्चों को मिले। उन बच्चों को भी बताइए कि भाई ओलंपिक में पदक मिले या ना मिले, सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। भले ही आपको पदक ना मिले, पर आपको गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल वाली सारी सुविधाएं मिलेंगी। 3 करोड़ 5 करोड़ रुपए सरकार खर्च कर रही है, कोच दे रही है आपको। सारी सुविधाएं देने के बाद भी जब आप 10 ग्राम, 100 ग्राम या 1000 ग्राम से बाहर हो जाते हैं, टिप्पणी करना तो उचित नहीं है, लेकिन ये आत्ममंथन का विषय तो है कि क्यों बाहर हो गए। जितने भी कोचिंग स्टाफ हैं, जितने भी बाकी लोग हैं, इस पर भी मंथन आवश्यक है। और मंथन उसी पर आवश्यक नहीं है। आप ये भी देखिए कि ओलंपिक में खेल कौन से हो रहे हैं। एगो पोछा मारने वाला खेल पे देख रहे हैं कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिल रहा है। कितने सारे गेम्स होते हैं आपको पता भी है। कितने लोग स्केटिंग करने जाते हैं भारत में, बताइए। ढंग का जूता तो मिलता नहीं यहाँ पे, स्केटिंग शूज़ कहाँ से मिलेगा। गोल्ड मेडल हो रहा है उस पर। स्विमिंग कॉम्पिटिशन में 10-10 गोल्ड जा रहे हैं। यहाँ पर तो तालाब में तैरने जाइए तो 5 बच्चा डूब के मर जाता है, इतना कचरा भरा हुआ है। स्विमिंग पूल तो दूर की बात है। तो बेसिक नेसेसिटी खेल का नहीं है। आप किसी भी आज बस्ती में जाइएगा, एक मैदान नहीं है बच्चों को खेलने के लिए, गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं है। मैं आपको छोटे शहरों की बात कर रहा हूँ, बड़े शहरों की तो छोड़ दीजिए। अगर आप किसी बहुत बड़े शहर में अपार्टमेंट में रहते हैं तो सुविधाएं मिलेंगी, पर उसमें 5 से 8 हज़ार रुपये आपको बिल्डिंग का सिर्फ मेंटेनेंस टैक्स भी देना पड़ेगा हर महीना।
अपना खुद का फ्लैट होने के बावजूद। यह देश की सच्चाई। तो ये सिर्फ सरकारों पे नहीं है, हमारे ऊपर भी है कि हम खेल को कितने ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। कम से कम तैराकी जैसा खेल, उसमें तो पता आ ही सकते हैं लेकिन तैरते ही नहीं हैं। आज आप लोग जो भी वीडियो देख रहे होंगे, अपने बच्चों से पूछिएगा या खुद से पूछिएगा कि तैरना आता है। स्विमिंग छोटी सी चीज़ नहीं आती है, सीखिए। आती है तो सिखाइए। वीडियो का अंत करते हैं, 20 मिनट से ऊपर का वीडियो हो गया है। बीपीएससी 2024 की क्या परिस्थिति है मुझे कोई नहीं पता, और नोटिफिकेशन का भी ठीक से पता नहीं है। सितंबर में शायद एग्ज़ाम होने वाला था। तो अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है और आप भी पिछले 5-8 सालों से तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम की, करते रहिए तैयारी। आप सीजीएल की तैयारी कीजिए और यूपीएससी की कीजिए, आरआरबी की कीजिए, और लोकतंत्र का मजाक उड़ाने वाले इन नेताओं के इंतज़ार में रहिए कि ये नोटिफिकेशन निकालेंगे। और कुछ परम आदरणीय हमारे न्यायपालिका का भी आप शुक्रगुजार रहिए कि ये कभी पूछते भी नहीं है कि आपने 30 तारीख का डेट दिया हुआ था, अमुक डेट, और उस डेट पे एग्ज़ाम लेंगे कि नहीं, बताइए। नहीं बता सकते हैं, ऑटोनोमस बॉडी के नाम पे छोड़ दिया जाता है। प्राइवेट जॉब जहाँ मिलता है, जैसा मिलता है, हाथ जोड़ करके ले लीजिए। कम से कम घर चलेगा आपका, अपने फॉर्म के पैसे आप निकाल पाओगे। माता पिता पे बोझ मत बनिए, भाई बहन पे, किसी दोस्त यार पे बोझ मत बनिए। कोई भी छोटा मोटा जॉब जो मिलता है करिए। अपने गोल्स आप नीचे ना करें। मैं नहीं कहूँगा कि आप अपने उम्मीदों को छोड़ दें, पर जो कोई भी जॉब आप ले चुके हैं या चांसेस है लेने की, लें। फेक जॉब से बचें। ये नहीं कि कल आप फिर वही कोई जामताड़ा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ऑनलाइन कॉल सेंटर जैसा, जहाँ पर आपको मतलब एडमिट कार्ड भी ना मिलता हो, जानकारी भी ना हो, शायद किसी को आप फ्रॉड में फंसा रहे हो। ऐसा कोई नहीं। कोई भी ठीक ठाक सा जॉब आपको आसपास मिलता हो, अगर आप लें। दिल्ली, कोटा और जो है बड़े शहरों में जा कर के भीड़ मत बढ़ाइए आप, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हाँ, किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में रहें, किसी अच्छे मेंटोर के सानिध्य में रहें। आपका कोई बड़ा भाई, आपकी कोई बड़ी बहन, आपका कोई मित्र, कोई अड़ोसी पड़ोसी, मौसा मामा, जो आपको लगे कि आपको अच्छा ज्ञान दे रहा है। कोई अच्छा यूट्यूबर जो आपको लगे कि आपसे पैसे की मांग नहीं कर रहा है, ज़बरदस्ती आपको लाइक करने के लिए या फिर 2000-5000 रुपया का कोर्स लेने के लिए ऐसे फोर्स नहीं कर रहा है, फ्री एजुकेशन आपको दे रहा है। अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति आपको मिले जो निस्वार्थ भाव से काम कर रहा हो, आप उनसे जुड़िए, है ना। और अगर आपके पास पैसे हैं, अगर अच्छे पैसे हैं आपके पास, तो आप पेड वर्जन भी लीजिए और ऑनलाइन क्लासेस करिए। विश्वास रखिए, आने वाले समय में ऑफ़लाइन क्लासेस लेना लोग छोड़ देंगे। हालांकि ऑफ़लाइन क्लासेस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जो चीज़ आप गुरु के पास बैठ के सीख सकते हैं पालती मार के, वो चीज़ शायद आप ऑनलाइन नहीं सीख पाएंगे। मगर फिर भी आप एकलव्य बनना चाहते हैं, आप एकलव्य बने। अपनी जगह वो भी सही है, अर्जुन भी सही थे, एकलव्य भी सही थे। तैयारी आप करते रहें। बीपीएससी का जैसे मैंने कहा, मेरे पास कोई अपडेट नहीं है और जल्दी ही कोई ना कोई अपडेट आएगा। मैं अगली वीडियो में कोशिश करूंगा ओलंपिक के ऊपर कोई एक सीरीज़ बनाऊं, और नोबेल प्राइज़ के ऊपर मेरा सीरीज़ एक ऑलरेडी ड्यू है। किसी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाता हूं, कारण मैं भी छोटा मोटा प्राइवेट जॉब करके अपना जीवन यापन कर रहा हूं। गवर्नमेंट जॉब की चाहत में जीवन के काफ़ी समय बर्बाद हुए, और लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस मिला, ये बात है। तो कुछ हारे हुए लोगों की कहानियों के साथ मैं वापस आऊँगा। याद रखिए, अगर आप ये वीडियो मेरे तक आप तक पहुंच रही हो, क्षमा करेंगे, तो हारा हुआ यहाँ कोई भी नहीं है। जिस पोजीशन पर आप बैठे हुए हैं, जहाँ भी आप आज बैठे हुए हैं, आज से 5 से 8 साल पहले आप इसका सपना देखा करते थे कि आप शायद इसी 25-30 हज़ार की नौकरी भी मिल जाए, जीवन चल जाए। तो अगर आपके पास भी एक्सपीरियंस है अपने जीवन में किसी काम का, आप जीवन दर्शन से संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी कहानी अच्छे तरीके से जनता तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे, ताकि बाकी लोग मोटिवेट हों और मिलजुल कर हम एक अच्छा देश बनाएं और वर्ल्ड पीस के लिए काम करें। हालांकि जिस तरह बांग्लादेश में आग लगी हुई है, और मुझे याद है कि माफ़ कीजिएगा, वीडियो थोड़ा बढ़ रहा है, तो फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बीच में लड़ाई चल रही थी और यहाँ पे झंडा लगा के लोग घूम रहे थे। कोई मतलब है नहीं। अब्राहमिक रिलीजन जो है वो यहूदी भी फॉलो करते हैं, और अब्राहमिक रिलीजन हमारे मुस्लिम भाई भी फॉलो करते हैं, और वहाँ का इस्लाम और यहाँ का इस्लाम, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। हो सकता है कि मैं शायद गलत हूँ, तो आप मुझे सुधारें।
चर्चाएं करें। भारत का उससे कोई बहुत ज़्यादा लेना देना था नहीं। मूर्ति पूजा का विरोध यहूदी भी करते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध इस्लाम भी करता है, और हमारे यहाँ तो मूर्ति पूजा खुलेआम होती है। हमारे यहाँ तटस्थता है, हमारे यहाँ एकाग्रता है, हमारे यहाँ विश्व बंधुत्व का जो है संदेश दिया जाता है। अभी जब बांग्लादेश में हालत ख़राब है तो पता नहीं क्यों मेरे कुछ प्रिय मित्र शांत बैठे हुए। मत करिए ऐसा यार, अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, आइए रोड पर आइए, आप कैंडल मार्च निकालिए। बारिश का समय है, कैंडल बुझ जाएगी, तो आप कुछ पोस्टर वगैरह लेके बैठिए और हमारे प्रिय हिंदू भाइयों के लिए आप केवल प्रार्थना मत कीजिए, बल्कि यूनाइटेड नेशंस तक में आवाज़ उठाइए कि उनको न्याय मिले, और जो भी भाई यहाँ आना चाहते हैं और उनको आ करके उनको सारी सुविधाएं भारत देश दे। ठीक है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है, ऐसे कर ही रहे होंगे, हमारी मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है, वो भी कर ही रही होंगी कुछ ना कुछ, और जो भी हमारे अधिकारी हैं बीएसएफ वगैरह के हमारे भाई, सिक्योरिटी फोर्सेस वाले बेचारे बहुत परेशान हैं। आप आवाज़ उठाएं और अपने स्तर पर जो हो सकता है करें। बाकी आप तैयारी करते रहें गवर्नमेंट जॉब्स की, प्राइवेट जॉब में भी जाएं आप। अगले वीडियो में किस विषय पर आप चाहते हैं कि एक सिंहावलोकन किया जाए, ये विषय आप मुझे दें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का मन है करें, ना करना है ना करें। हंसते रहें, स्वस्थ रहें और अच्छी जानकारी अच्छे माध्यम से लेते रहें। मैं प्रकाश लाल जीवन दर्शन से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं वीडियो को पूरा देखने के लिए। धन्यवाद।